लेकिन इस सरकार ने आने के बाद सारा राष्ट्रीयकरण खत्म करके उसे निजी क्षेत्र में तब्दील कर दिया और आरक्षण बिना खत्म किए खत्म कर दिया। आज हम 8 लाख लोग सरकार की नौकरी में बचे, SC/ST के लोग। हिंदू मुस्लिम का झगड़ा रोटी देगा क्या? आपको अस्पताल मिलने चाहिए, आपको स्कूल मिलने चाहिए, आपको भाईचारा मिलना चाहिए। तो पता लगा चौधरी जयंत सिंह लाठी खा रहे हैं। क्यों खा रहे हैं? कि जो हाथरस की बेटी थी उसको न्याय दिलाने के लिए 5 साल उसने हमारा खूब दोहन किया, खूब शोषण किया। और जो SC/ST समाज के लोग इंडिया से वहाँ चले गए और जब उनको विदेशी पासपोर्ट मिलता है, वहाँ के नागरिक बनते हैं, तो बाबा साहब के फोटो के नीचे उस पासपोर्ट को रखकर माथा लगाते हैं। कहते हैं बाबा साहब अगर आप ना होते तो आज हम अमेरिका के नागरिक ना होते और जो लाभ हमको अमेरिका में मिला है। हम ये मानते हैं कि अगर आज बाबा साहब ना होते और भारत का संविधान उन्होंने ना लिखा होता, शायद ये अम्बेडकर भवन ना होता। और मैं इस गांव में जब पैदा हुआ तो मुझे नहीं पता था कि मेरा क्या भविष्य होगा। जब मैं पढ़ रहा था पब्लिक इंटर कॉलेज में तो मुझे पता नहीं था कि क्या होगा। फिर मैंने IP कॉलेज से जब BSc किया तो भी मुझे नहीं पता था क्या होगा। फिर मैंने मेरठ कॉलेज से जब पोस्ट ग्रेजुएशन किया तो मुझे पता नहीं था क्या होगा। लेकिन जब मैं इस गाँव में पैदा होकर 2 बार दुनिया के सबसे बड़े यूनाइटेड नेशंस को जब मैंने आपकी समस्याओं को लेकर एड्रेस किया तो मुझे लगा कि मैं इस छोटे से गांव में पैदा होकर जो मुझे सौभाग्य मिला, उस अमेरिका के न्यूयॉर्क में जो UNO यूनाइटेड नेशंस का ऑर्गेनाइजेशन संयुक्त राष्ट्र संघ है, जहां घुसना भी बहुत बड़ी बात होती है। और मैं 2 बार अपने समाज की आवाज़ उठाने के लिए वहाँ बुलाया गया। एक बार ब्रिटिश पार्लियामेंट को जब मैंने संबोधित किया, जहाँ बाबा साहब अम्बेडकर गोलमेज सम्मेलन में हमारे लिए हमारे आरक्षण के लिए गए थे, और उसी ब्रिटिश पार्लियामेंट को जब मैंने चीफ गेस्ट के रूप में संबोधित किया, कनाडा की पार्लियामेंट को जब मैंने संबोधित किया, तो मुझे लगा कि मुझे भी बाबा साहब अम्बेडकर का बहुत बड़ा सौभाग्य मिला हुआ है। सरकार ने जब सुप्रीम कोर्ट ने SC/ST का आरक्षण खत्म किया 1997 में, आपको याद होगा, सुप्रीम कोर्ट ने जब आरक्षण खत्म किया 3-3 ऑर्डर निकाले, 5-5 ऑर्डर निकाले। सरकार ने भी उस पर ऑर्डर निकाल दिए। उन आपके हमारे समाज के आरक्षण को बचाने के लिए 97 में जो आंदोलन हुआ, रामला मैदान में लाखों लोगों की जो रैलियां हुई, संविधान में 3 संशोधन हुए, 81, 82 और 85, तब जाकर के अनुसूचित जाति जनजाति समाज का बाबा साहब अम्बेडकर का दिया आरक्षण बचाने में हम लोग कामयाब हुए। उसके लिए हम जेल भी गए, नौकरी सस्पेंड भी हुए, 3 दिन लोकसभा को बंद भी हमने कराया, लाखों लोगों की रैलियां हमने रामला मैदान में आयोजित की। तब जाकर तत्कालीन राष्ट्रपति KR नारायण साहब और तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी से लगातार बातचीत हुई, तब जाकर के हम अपने समाज के आरक्षण को बचाने में। अब सवाल आता है आज भारत की राजनीति का। तो राजनीति में हम सब लोग BSP के ही लोग थे और बाई वर्च्यू ऑफ बर्थ हम सब लोग मान्यवर काशीराम और बाबा साहब अम्बेडकर को मानने वाले लोग हैं। लेकिन पिछले दिनों जो वातावरण बना, जो पिछली लोकसभा में हमारे लोगों ने भी गलती की और सरकार को बड़ा भारी समर्थन दिया, 5 साल में 5-15 लाख रुपया देने का वायदा भी हुआ, दुनिया भर के वादे सरकार ने किए, लेकिन मुझे लगता है वो सरकार 5 साल पूरे कर गई, शायद एक भी वादा पूरा नहीं किया। नुकसान जो हुआ वो मेरे समाज के SC/ST समाज के लोगों को क्या हुआ, सरकार की नौकरी में डॉक्टर अम्बेडकर के दिए आरक्षण से 40 लाख लोग IAS से लेकर के स्वीपर तक, चपरासी तक बनने में कामयाब हुए, क्योंकि तत्कालीन सरकारों ने राष्ट्रीयकरण किया, बैंकिंग भर्ती बोर्ड बनाए, बीमा कंपनियों का राष्ट्रीयकरण किया, तेल कंपनियों का राष्ट्रीयकरण किया। लेकिन इस सरकार ने आने के बाद सारा राष्ट्रीयकरण खत्म करके उसे निजी क्षेत्र में तब्दील कर दिया और आरक्षण बिना खत्म किए खत्म कर दिया। बार बार एक सवाल होता है कि ये लोग संविधान बदलना चाहते हैं। आप जानते हैं संविधान कैसे बदला जाता है? संविधान को पूरा बदलने की जरूरत ही नहीं है। आपने सरकारी क्षेत्र खत्म कर दिया, भारतीय रेल को बेच दिया, भारतीय जीवन बीमा निगम को बेच दिया, बैंकों का मर्जर कर दिया, आपने जितने सरकारी एयर इंडिया को बेच दिया, यानी सरकारी क्षेत्र ही खत्म कर दिया। तो रिजर्वेशन जो गांधी जी के बीच और बाबा साहब अम्बेडकर के बीच पुनः एक्ट में जो लिखा गया 1932 में, वो अपने आप ही खत्म हो गया। क्योंकि मैं 40 लाख लोग सरकार की नौकरी में जो काम करते थे 1997 में, उस संगठन का पूरे देश का मैं राष्ट्रीय महासचिव में आज भी हूँ और मैंने सरकारी क्षेत्र में रह करके आप सबकी समस्याओं को बड़ी बारीकी से देखा है। आपकी आवाज़ उठाने के लिए UNO 2 बार मुझे बुलाया गया, ब्रिटिश पार्लियामेंट और कनाडा पार्लियामेंट तक को मैंने संबोधित किया, समाज की समस्याओं को लेकर के मेरा सौभाग्य रहा। लेकिन आज हम 8 लाख लोग सरकार की नौकरी में बचे, SC/ST के लोग।
आज 90% की डिग्री लेकर SC/ST समाज का बच्चा कह रहा है कि इस पापा इस डिग्री का मैं करूं क्या, क्योंकि निजी क्षेत्र में उसे कोई लेता नहीं और सरकारी क्षेत्र बचा नहीं। ये बहुत बड़ी समस्या समाज के सामने है। अब इस बदले हुए सिनेरियो में क्या है, हम सब ने पिछले दिनों आपने देखा होगा कि हमने अपनी पार्टी को भरपूर वोट दिया, भरपूर समर्थन दिया। इंटरनेशनल सर्वे दुनिया के ये कहते हैं कि अगर कोई भी वोट करके किसी का ट्रांसफर नहीं हो सकता तो बहुजन समाज पार्टी का ट्रांसफर नहीं है। इंटरनेशनल सर्वे, वर्ल्ड के सर्वे बताते हैं। पिछले दिनों देखा गया कि 5 साल इस सरकार ने भी पिटाई की, आपने देखा होगा, बहुत पिटाई हुई। 5 साल में कितनी पिटाई समाज की हुई आपने देखा, हाथरस देखा आपने, बेटी जलाई गई, उसकी लाश तक भी नहीं दी गई। हर रोज आपने देखा कि रोजगार खत्म हो गए। कोविड में देखा कि जो मर गया, ऑक्सीजन मिल गई, नहीं मिली। इन सब चीजों को ध्यान में रख करके हमारी चौधरी जयंत सिंह जी से बात हुई। जयंत सिंह जी के पास एक बार मिलने का मौका मिला, फिर उसके बाद एक बार वो भी हमारे कार्यालय में प्रेस में आए। हम दोनों लोगों ने चर्चा की, चर्चा करके तय किया गया कि सरकार की नौकरी से इस्तीफा दे दिया जाए और राष्ट्रीय लोकदल को ज्वाइन कर लिया जाए। राष्ट्रीय लोकदल के 1 महीने के बाद जब मैंने ज्वाइन किया राष्ट्रीय लोकदल, तो उस दिन 20 अक्टूबर था, महर्षि वाल्मीकि का जन्मदिन था। उन्होंने कहा कि नहीं, अब महर्षि वाल्मीकि के जन्मदिन के दिन हम पार्टी ज्वाइन करिए। उसके बाद 27 अक्टूबर को मुझे आगरा की जो हमारी बाबा साहब अम्बेडकर कर्म स्थली रही है, वहाँ पर मेरा पहला संबोधन हुआ आगरा की भूमि पर। और तब मैंने यही कहा था कि मेरा सौभाग्य है कि मेरे राष्ट्रीय लोकदल मैंने 20 अक्टूबर को ज्वाइन किया 2021 को, और 27 अक्टूबर को मैंने बाबा साहब की जो कर्म स्थली है वहाँ पर मेरा पहला संबोधन हुआ। 1 महीने बाद मुझे पार्टी का राष्ट्रीय सचिव बनाया गया और मुझे जिला बुलंदशहर का प्रभारी बनाया गया। जो स्टार प्रचारक की लिस्ट पार्टी ने जारी की है उसमें बुलंदशहर विधानसभाओं का प्रभार मुझे दिया। इसी कड़ी में कल मैं चौधरी किरणपाल सिंह जी के साथ बहुत बड़ी सभा कल हुई थी। आज क्योंकि हमारे दिलवार साहब मिले थे मुझे परसों, जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी बुलंदशहर के अंदर, तो आपने इच्छा जाहिर की थी कि मेरा फिरोजपुर में एक मीटिंग और हो जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। तो मैंने कहा कि मेरा पैतृक गाँव है, मेरा पैतृक गाँव में मीटिंग क्यों नहीं होनी चाहिए। नेता को दुनिया में तो सम्मान मिले, यूएन तक तो सम्मान मिले, और जहां वो पैदा हुआ उसे कोई ना जाने, तो मुझे लगता है इससे बड़ी हंसी की बात क्या हो सकती है। लेकिन आप लोगों ने सिद्ध किया 2 साल पहले, 3 साल पहले जब आपने मुझे बुलाया था, तो मुझे लगता है वहां से लेकर के आपने तो पूरे गांव में फूल बरसाए थे, पूरे गांव ने फूल बरसाए थे। जब मैं बड़े लंबे समय के बाद गाँव में आया था और बड़ा प्यार और दुलार आप लोगों ने दिया, उसका वीडियो भी इंटरनेशनल लेवल पर रिलीज किया गया। और आज क्योंकि रात ही मेरी चाचा जी से बात हुई थी, चाचा जी ने कहा कि नहीं आप आइए, कल हम मीटिंग रखते हैं। शॉर्ट नोटिस में जो शॉर्ट नोटिस में मीटिंग रखी गई, मुझे लगता है कि शॉर्ट नोटिस, और आजकल तो चुनावी दौर है, क्योंकि ऐसा है कि हमारे इस गांव में हमारी जो पहली पार्टी है बहुजन समाज पार्टी, उसके भी बहुत सारे समर्थक हैं। पार्टी क्योंकि अगर मैं राष्ट्रीय महासचिव महासंघ की हैसियत से आता तो यहाँ का नज़ारा कुछ और होता, लेकिन आज मैं राष्ट्रीय महासचिव लोकदल की हैसियत से यहाँ पर आया हूँ। तो क्योंकि ये चुनावी दौर है, चुनावी दौर में मैं आप लोगों को साफ बताना चाहता हूं कि हमारा जो नेता है चौधरी जयंत सिंह, आप जानते जैसे दिलनवाज साहब भी मुमताज जी के पोते हैं, उनके पिताजी भी लोग विधानसभा में एमएलए रहे हैं, आप भी एमएलए रहे हैं, और ये खानदानी परिवार है। ऐसे हमारा जो नेता है चौधरी जयंत सिंह, वो भी खानदानी परिवार है। उनके पिताजी भी भारत के प्रधानमंत्री रहे हैं, उनके दादाजी भारत के प्रधानमंत्री रहे हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं, और उनके पिताजी भी 18-20 साल केंद्र सरकार के अंदर चौधरी अजीत सिंह जी मंत्री रहे। मुख्यमंत्री भी बनने वाले थे, लेकिन कई बार राजनीति होती है, कई बार बनते बनते आदमी रह जाता है। मेरा कहना यह है कि हमारा नेता बहुत बढ़िया है। नेता ने नारा दिया है कि ये जो चुनाव है ये भाजपा वर्सेस भाईचारा है, यानी बीजेपी और भाईचारे के बीच चुनाव है। समझ में आई बात नहीं आई? अब आप भाईचारा चाहते हैं, हिंदू मुस्लिम चाहते हैं क्या? हिंदुस्तान पाकिस्तान चाहते हैं? आप बताइए, हिंदुस्तान पाकिस्तान रोटी देगा क्या झगड़ा? क्या हिंदू मुस्लिम का झगड़ा रोटी देगा क्या? इन चीजों से मेरा ख्याल आम आदमी उब चुका है। उब गया नहीं उब गया? बताइए। अरे आप चाहते झगड़ा हो क्या यहाँ पे? आप अस्पताल चाहते हैं या नहीं चाहते? आपको अस्पताल मिलने चाहिए, आपको स्कूल मिलने चाहिए, आपको भाईचारा मिलना चाहिए क्या नहीं मिलना चाहिए? और सबसे बड़ी बात है सम्मान और स्वाभिमान की, जिसकी बात माननीय काशीराम जी और बाबा साहब अम्बेडकर हर पन्ने पर लिख कर गए हैं। और अगर कोई पार्टी आपको सम्मान और स्वाभिमान के साथ बराबरी का अधिकार दे रही है, जब मैंने अपने नेता की नीयत देखी, जब वो लाठी खा रहे थे हाथरस में, जब समाज की बेटी को न्याय दिलाने के लिए, मैंने कहा ये कौन आदमी है, तो पता लगा चौधरी जयंत सिंह लाठी खा रहे हैं। क्यों खा रहे हैं? कि जो हाथरस की बेटी थी उसको न्याय दिलाने के लिए। उस समय हमारे समाज के नेता पता नहीं कहाँ थे, पर मैंने देखा कि जयंत चौधरी जब लाठी खा रहे हैं तो इससे बड़ा समाजवाद और क्या हो सकता है। तो मेरा आप लोगों से निवेदन है कि 10 तारीख का जो चुनाव आपका आ रहा है, 10 का चुनाव है,
कब का चुनाव है? 10 का चुनाव है। देखो ऐसा है, पिछली बार भी हमने वोट कहीं दिया था, वोट देने से बीजेपी पावर में आ गई। बात समझ में आई नहीं आई? पिछली बार जब हमने वोट दिया था वो हमारी गलती क्या हुई कि हमने वोट कहीं और दे दिया, और जो पावर में नहीं आना चाहिए था वो पावर में आ गया, और 5 साल उसने हमारा खूब दोहन किया, खूब शोषण किया। आप चाहते हो 5 साल फिर आप चाहते हो कि आपका शोषण हो या शोषण से मुक्ति चाहते हो? सुनिए, आप ये चाहते हो क्या? 2 अप्रैल को जब हमने भारत बंद किया था, याद है आपको? 2 अप्रैल को भारत बंद हुआ था। सुप्रीम कोर्ट के एससी एसटी एट्रोसिटी एक्ट को सुप्रीम कोर्ट के एक जज मित्तल ने खत्म किया था, उसको लेकर पूरे देश में आंदोलन हुआ था। उस आंदोलन में हमारे बच्चों मुकदमे लगाए गए थे, और मेरे साथ जो बातचीत हुई भारत सरकार के मंत्रियों के साथ, हाई पावर कमेटी प्रधानमंत्री ने बनाई, हमारे 100 रिप्रेजेंटेटिव उसमें लगाए गए। हमारे साथ जब वार्ता हुई तो उसमें बीजेपी की तरफ से उनके संगठन मंत्री रामलाल, भारत सरकार के सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री थावरचंद गहलोत, वहाँ के पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और संसदीय कार्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल को उधर सरकार की तरफ से बैठाया गया, और हमारी तरफ से 100 रिप्रेजेंटेटिव बैठे, और लिखित में समझौता हुआ था कि ये जो लड़का चंद्रशेखर आजाद है, इसको एक हफ्ते में जेल से रिहा कर दिया जाएगा। जितने मुकदमे हमारे बच्चों पे लगे सब वापस कर लिए जाएंगे। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन में हमारे SC/ST का रिजर्वेशन बहाल कर दिया जाएगा, और SC/ST एट्रोसिटी एक्ट को पास कर दिया जाएगा। लेकिन आज तक हमारे बच्चों के मुकदमे वापस नहीं। हमारे नेता ने कहा है, हमारे पार्टी के अध्यक्ष ने कहा है कि सरकार में आने के बाद सबसे पहले हम उन मुकदमों को वापस करेंगे। जोरदार ताली बजाएंगे। 5 साल की सरकार में 1 करोड़ रोजगार, हमारा जो घोषणा पत्र है, 5 साल की सरकार जब रहेगी 1 करोड़ रोजगार 5 साल में। कितना आ गया रिजर्वेशन में? 22.5% में कितना हो गया? 22.5 लाख लोग उत्तर प्रदेश के अगर SC/ST समाज के सरकार की नौकरी मारने में कामयाब होते हैं तो क्या बच्चों को रोजगार चाहिए आपको नहीं चाहिए? बताइए, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, कितने लोगों को रोजगार चाहिए? सबको चाहिए नहीं चाहिए? अब ऐसी स्थिति में हमको करना क्या है कि A टीम और B टीम उत्तर प्रदेश में काम कर रही है, उनका काम है वोट को डिस्बैलेंस करना, और बीजेपी की सरकार बनाना। समझ में आई बात नहीं आई मेरी? अब आपको करना क्या है? 10 तारीख को आपको करना क्या है कि गठबंधन को अपना समर्थन देना है। देखिए, मैं आपका राष्ट्रीय महासचिव हूँ पार्टी का। आज आप मेरे पास दिल्ली में आते हो नहीं आते मिलने के लिए? जब कोई दिक्कत होती है आते हो नहीं आते? अरे दिल्ली में आते हो मेरे पास मिलने के लिए, आपकी बात सुनी जाती है, उसका समाधान होता है नहीं होता? और अब मैं राष्ट्रीय सचिव हूँ पार्टी का, और उस पार्टी की जब सरकार तुम बना दोगे तो आपका एक समाज का एक मजबूत आदमी दिल्ली में बैठा हुआ है, जिसके पास 24 घंटे आकर आप कह सकते हो हमारी समस्या का समाधान करो। और सबसे हमें हटका के बोलेंगे विधायक, और जो हमारे छोटे भाई दिल निवास साहब को जब आप यहाँ विधायक बनाएंगे तो हमारी कोशिश होगी कि पार्टी अध्यक्ष से कह करके कि साहब हमारे तो नेटिव प्लेस का हमारा MLA, इनको मंत्री भी तो बनाओ। और अगर दिल निवास साहब जीतकर MLA बनकर मंत्री बनते हैं तो क्या इस क्षेत्र के लिए कितने बड़े सम्मान और सौभाग्य की बात है। तो क्या आप लोग 10 तारीख को जब वोट देंगे तो मैं बोलूंगा कहाँ निशान लगाओगे, तो आपको क्या बोलना है? किस पे लगाओगे निशान? बटन कहाँ दबाओगे? आवाज ही नहीं आ रही। बटन कहाँ दबाओगे? और मेरा यही आपसे आह्वान है कि बहुत सारे लोग बीच में आएंगे, अभी 3 दिन का टाइम है, कोई गलती नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये मेरा नेटिव प्लेस है। आप लोगों को अब इस चीज को ध्यान रखना है, और एक बार जोर से बोलो, जय भीम, जय भीम, जय भीम। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।